आज स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स का दिमाग हिलाकर रख दिया। अगर आपने सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट चेक किए होंगे, तो आपको पक्का लगा होगा कि आज तो हमारे यहाँ भी अच्छी हरियाली होने वाली है। यूएस मार्केट्स रात को अच्छी रैली करने के बाद काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुए थे। नैस्डैक और एस&पी 500 बिल्कुल ग्रीन में थे और वहाँ भी बिग टेक स्टॉक्स यानी जो बड़े टेक स्टॉक्स है काफ़ी बुलिश बंद हुए थे। तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी भी आज गैप अप ओपन होगा और नए हाईज बनाएगा। पर रियलिटी क्या निकली? रियलिटी में आज हमारे इंडियन मार्केट्स ने यूएस के वॉल स्ट्रीट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। अब इस फिनोमिनन को फाइनेंस की भाषा में हम कहते हैं डीकपलिंग। डीकपलिंग यानी जब यूएस मार्केट एक तरफ जा रहा हो और हमारे मार्केट्स भी अलग ही धुन में नीचे जा रहे हो, अलग जा रहे हो। अगर हम प्योरली नंबर्स की बात करें तो सेंसेक्स लगभग 250 पॉइंट आज गिरा है और 76,500 का जो क्रूशियल एक लेवल था उसके नीचे जाके 76,478 पर क्लोज हुआ और निफ्टी ने एक और सपोर्ट यानी 23,900 का जो लेवल था हमारा उस पे 23,865 के आसपास जाके बंद हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है कि बुल्स ने फाइट बैक नहीं दिया। दिन के बीच में एक अच्छी इंट्राडे रिकवरी आई थी। एक पॉइंट पर लगा कि मार्केट संभल जाएगा और दिन के एंड तक शायद फ्लैट ग्रीन में क्लोज हो सकता है, बट आखिरी एक घंटे में फिर से एक शार्प और ब्रूटल सेल ऑफ आया। उसने सारी सुबह की जो मेहनत थी वो सारी खराब कर डाली। अब दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? जब यूएस वाले खुश हो रहे हैं तो हम क्यों रो रहे हैं? इस हेवी फॉल के पीछे 3 बड़े और इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा लोकल रीजन था मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी। जो लोग फिनो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रेगुलरली ट्रेड करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मंथली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। आज एग्जैक्टली वही हुआ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस रैपिडली अनवाइंड कर रहे थे और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। इस हेवी इंस्टीट्यूशनल अनवाइंडिंग ने ऐसी एक्सट्रीम इंट्राडे वोलेटिलिटी इंजेक्ट कर दी कि मार्केट ने अपने रिकवरी लेवल्स को होल्ड ही नहीं कर पाया। जो बाउंस हमने दोपहर को देखा था वो एसेंशियली बस एक एक्सपायरी डेट ट्रैप बनकर रह गया। और दूसरा रीजन सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो है कि यूएस का खुद का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा थोड़ा सा आयरॉनिक है सुनने में, लेकिन यूएस इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और यही हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक बुरी खबर बन गई है। अब क्योंकि अगर इकोनॉमी और जॉब मार्केट स्ट्रांग है तो यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी कट क्यों करेगा? मार्केट में अचानक से डर वापस आ गया है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अब हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे। इस डर का सबसे बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स पर, जिसे मैं अभी आगे वीडियो में ब्रेक डाउन करूंगा। तीसरा है जियोपॉलिटिक्स। ग्लोबल लेवल पर अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। कतर में यूएस और ईरान के बीच कुछ बहुत ही क्रिटिकल हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही है। ऐसी अनसर्टन सिचुएशंस में एफआई और बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा थोड़े कॉशियस अप्रोच लेते ही हैं, हम सबको पता है। तो जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता कोई मार्केट में अग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाना चाहता। इसलिए आज स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुकिंग करना और थोड़ा सा चुपचाप रह के साइडलाइंस पर बैठना ज्यादा सेफ समझा है। तो बेसिकली एक्सपायरी की टेक्निकल अनवाइंडिंग, यूएस इंटरेस्ट रेट्स का साइकोलॉजिकल डर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया जिसने मार्केट को पूरा सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात है। असली कहानी तो मार्केट के अंदर स्पेसिफिक सेक्टर में चल रहा है। एक ऐसा सेक्टर जिसने लगभग ही अकेले पूरे मार्केट का मूड ही खराब कर दिया और वो सेक्टर काफी बार मूड खराब कर रहा है, काफी बार नेगेटिव है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आईटी जायंट्स की, निफ्टी आईटी की। तो देखते हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जो हैवी वेट स्टॉक्स है उनमें अचानक फिर से इतनी बुरी तरह पिटाई क्यों हुई है। तो जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया, आज मार्केट की इस गिरावट में मेन विलन एक ही है, वो है हमारा आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी फिर से 2.73% गिरा और सीधा अपने मल्टी वीक लोज पर जाकर बैठ गया। हमारे मार्केट्स के जो हैवी वेट्स है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, इन सब की आज बुरी तरह पिटाई हुई है। ये सारे हैवी वेट्स 2% से लेके 4% तक गिरे हैं। उसमें सबसे ज्यादा तो गिरा है वो है एलएनटी माइंट्री यानी एलटीएम, वो 4% तक गिरा है। इन्फोसिस 3.5%, टीसीएस 3.17%, विप्रो 2.9% और एचसीएल टेक 2.78%। और सच्चाई ये है कि जब इंडेक्स के इतने बड़े बड़े जायंट्स जब साथ में गिरते हैं तो निफ्टी को अपने साथ ऑब्वियसली नीचे खींच कर लेके ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था कि यूएस की इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, वहां के मार्केट्स ग्रीन में काफी क्लोज हुए हैं, तो फिर हमारे इंडियन आईटी कंपनीज क्यों इतना सफर कर रही है? आखिर इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? इस मैकेनिज्म को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे इंडियन आईटी सेक्टर का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम सबको पता ही है।
इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है यूएस के बड़े बड़े कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज क्लाइंट से। अब प्रॉब्लम ये है कि जब यूएस का इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है तो वहां के सेंट्रल बैंक, वहां का जो आरबीआई है वो है यूएस फेडरल रिजर्व, उनको इंटरेस्ट कट करने की कोई जल्दी नहीं होती। अब मार्केट को तुरंत डर लगने लगता है कि रेट्स लंबे समय तक ऊपर ही रहेंगे, जिससे हायर फॉर लॉन्गर कहते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो यूएस की कंपनीज के लिए लोन लेना और बिजनेस एक्सपैंड करना महंगा हो जाता है। ऐसे माहौल में यूएस कॉर्पोरेट्स डिफेंसिव हो जाते हैं और कॉस्ट कटिंग मोड में आ जाते हैं। वो अपना बजट सबसे पहले श्रिंक करते हैं, अपने टेक बजट्स और डिस्क्रिशनरी आईटी प्रोजेक्ट्स। जब यूएस क्लाइंट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को रोकेंगे या एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का साइज छोटा करेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट टीसीएस और इन्फोसिस जैसे हमारे आईटी जायंट्स है, उनके ऑर्डर बुक्स और आने वाले रेवेन्यू फोरकास्ट पे ही पड़ता है। आज मार्केट में भी एग्जैक्टली यही ग्लोबल टेक आउटलुक का डर दोबारा जिंदा हो गया। इन्वेस्टर्स ने सोचा होगा कि अगर यूएस क्लाइंट्स अपना टेक स्पेंडिंग रोकेंगे तो आने वाले क्वार्टर्स में इन आईटी कंपनीज की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इस एक फियर की वजह से आज सुबह ही आईटी स्टॉक्स में अग्रेसिव पैनिक सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन स्टॉक मार्केट में यही तो एक खूबसूरती है कि जहां एक तरफ आईटी सेक्टर में मातम छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईवी सेक्टर में दिवाली आ गई है। जी हाँ, दिवाली बहुत जल्दी आ गई है ईवी सेक्टर के लिए, वो सिर्फ एक न्यूज पे। अब एक ऐसी मैसिव ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने ईवी स्टॉक्स को लिटरली रॉकेट बना दिया है। अब दिल्ली से आई एक पॉलिसी अपडेट ने ऑटो इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल दिया है। अब बात ऐसी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 जो 2026 से 2030 तक चलेगी उसको अपना अप्रूवल दे दिया है। और इस पॉलिसी के अंदर एक ऐसी धमाका क्लॉज है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर के लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स को हिलाकर रख दिया है। अब ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली के अंदर पेट्रोल से चलने वाली किसी भी नई टू व्हीलर यानी बाइक्स हो गई, स्कूटर्स हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली बैन कर दिया है। 2028 के बाद सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही नया रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिलेगी। अब यहाँ पैनिक करके अपना टू व्हीलर बेचने मत भागेगा, ये रूल सिर्फ न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट्रोल टू व्हीलर है तो वो लीगली रोड पर पहले की तरह ही चलेगी। इस पॉलिसी का मार्केट पर इम्पैक्ट बहुत ही क्लियर और इंस्टेंट था। जो हमारी ट्रेडिशनल इंटरनल कंबस्टन यानी आइस जिसको बोलते हैं आईसीई, वो बनाने वाली ऑटो कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा गया है। मार्केट को डर यही सताने लगा है कि अगर आज दिल्ली में इतना अग्रेसिव कदम उठाया है तो इसे देखकर बाकी स्टेट्स भी किसी एग्जैक्ट पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस डर के बीच जो प्योर प्ले ईवी स्टॉक्स थे उन्होंने आज मार्केट में आग लगा दी। सबसे ज्यादा एक्शन देखा गया ओला इलेक्ट्रिक में। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो फेवरेट स्टॉक है आज सीधा 8.37% भागा और 43.76 के प्राइस पर क्लोज हुआ है। और वॉल्यूम तो इतना क्रेजी था कि ओला ने आज एनएससी पर सबसे एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट में आ गया है। इसके बाद बारी आई एथर एनर्जी की। एथर ने भी इस न्यूज का पूरा फायदा उठाया और 5.24% की जबरदस्त छलांग लगाई है। इस जंप के साथ ही एथर का स्टॉक 1140 के शेयर पर एक फ्रेश 52 वीक हाई पर जाके बैठ गया है। इन स्पेशलाइज्ड ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए आज का दिन दिवाली से कम नहीं था, वो हम इजीली कह सकते। और इस बड़े तेजी का कारण सिर्फ ये 2028 का बैन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स को टैक्स ब्रेक्स देने से मना कर दिया। यानी हाइब्रिड व्हीकल्स जो है, जो आधा पेट्रोल और आधा इलेक्ट्रिक पे चलती है, उन्हें कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब सिर्फ एक ही जगह है और उन्होंने करीब 15,000 करोड़ का एक बड़ा बजट स्ट्रिक्टली प्योर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया। इस एक स्टेप ने कंपनीज के आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड ग्रोथ रनवे तैयार कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रेडिशनल ऑटो सेक्टर का गेम ओवर हो चुका है? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जहां ईवी में इतना अच्छा बूम है वहां पे ट्रेडिशनल ऑटो में भी मारुति सुजुकी जैसा जो जायंट है उसने आज अकेले अपने दम पे निफ्टी को सपोर्ट किया है। तो मार्केट तो हमेशा सरप्राइजेस से भरा होता है और स्टॉक मार्केट में भी कभी वन साइडेड कहानी नहीं चलती। आज जब पूरा निफ्टी और निफ्टी आईटी लाल हो रखा था तब मारुति सुजुकी ने अकेले हीरो बनकर अकेले मार्केट को सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की है। मारुति आज पूरे निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा और स्टॉक इंट्राडे में ऑलमोस्ट 5% तक सर्च करके गया है। इस जबरदस्त रैली के पीछे मेन इंजन एक मेजर ब्रोकरेज कॉल है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने मारुति को सीधा बाय पर अपग्रेड कर दिया है। और जैसे हम अपने रिमूव दिस जैसे हम अपने मारुति की स्ट्रॉन्ग रैली ने पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर का मूड भी बदल दिया है, जहां आज हमने नीचे के लेवल से काफी अच्छी ब्रॉड बेस्ड वैल्यू बाइंग देखने को मिली है। जो अर्ली लॉसेस थे वो इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने काफी जल्दी रिकवर कर लिया। अब जो भी अर्ली लॉसेस थे वो इन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने काफी जल्दी रिकवर कर लिया है। अब आते हैं हमारे टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर। भारतीय एयरटेल में एक बड़ी न्यूज है कि नोमुरा ने एयरटेल का टारगेट प्राइस फॉर्मली अपग्रेड कर दिया है, जिसके बाद इसमें थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई दी है। आज
ऐसे वॉलेटाइल एक्सपायरी डे मार्केट्स में स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा उन स्टॉक्स की तरफ ही भागते हैं जिसकी बिजनेस में अर्निंग थोड़ी सी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होती है, और वहाँ एयरटेल थोड़ा सा फिट बैठता है। तो अब बात करते हैं वीवो की। अब आप सोच रहे हो वीवो तो एक चाइनीज कंपनी है और इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन वीवो का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है इंडिया में। सबसे ज्यादा फोन्स अगर बिकते हैं तो वो है वीवो की, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी इंडियन कंपनी को मिल जाए तो उस कंपनी काफी अच्छे नंबर्स हो सकते हैं। तो वो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन सभी को पता ही है। डिक्सन ने आज इंट्राडे में 12,200 का हाई बनाया था। इस जंप के पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि डिक्सन और वीवो का एक नया जॉइंट वेंचर हो सकता है और उसको इंडियन गवर्नमेंट काफी जल्दी एक अप्रूवल दे सकती है। अगर ये अप्रूवल ऑफिशियल हो जाता है तो डिक्सन के रेवेन्यू मॉडल और ऑर्डर बुक के लिए एक मैसिव मैसिव ट्रिगर हो सकता है। अब ये खबर जो है काफी जल्दी प्राइस इन हो जाते हैं और आज के चार्ट पर वही स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो आखिर में आज एक छोटी और बहुत ही धमाकेदार सक्सेस स्टोरी की बात कर सकते हैं, वो है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक की। ये कंपनी तो काफी छोटी है लेकिन एक बड़े कंपनी के साथ इसका एक न्यूज है। ये स्टॉक ने आज ट्रेड ओपन होते ही अपने 5% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया था। अब इस सर्किट का रीजन बहुत ही डायरेक्ट है। इस कंपनी ने स्टेट ओन टेलीकॉम BSNL के साथ एक मैसिव एंटरप्राइज डील सिक्योर किया है। अब जब भी किसी ऐसे ग्रोइंग टेक या IT फर्म को ऐसे एक मेजर गवर्नमेंट का PSU का लेवल की ऑर्डर मिलती है तो स्टॉक में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो समरी ये है कि जहां एक तरफ IT सेक्टर और अपनी एक्सपायरी वॉलेटिलिटी मार्केट का मूड खराब कर रहे थे, वहीं इस तरह के स्पेसिफिक स्टॉक बेस्ड एक्शन जैसे मारुति, एयरटेल, डिक्सन, ब्लू क्लाउड ने मार्केट को पूरी तरह से क्रैश होने से बचाया। लेकिन कॉर्पोरेट ड्रामा तो अभी बाकी है। अडानी ग्रुप और गोदरेज ने आज जो मेगा डील्स की है उसने तो रियल एस्टेट और इंफ्रा स्पेस को काफी हिला दिया है। तो देखते हैं अडानी के इस 1.4 बिलियन डील के बारे में। आज बोर्ड रूम्स में कुछ ऐसी बड़ी डील्स क्लोज हुई है जिसका असर आने वाले सालों तक कंपनीज की बैलेंस शीट पर दिख सकता है। सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है अडानी पोर्ट्स की तरफ से। अडानी ग्रुप्स हमेशा स्केल और साइज में खेलता है और आज इन्होंने एक मैसिव 1.4 बिलियन डॉलर्स का एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है। अब डील किसके साथ हुई है? दुनिया के सबसे बड़ी शिपिंग जायंट्स में से एक MSC ग्रुप के सब्सिडरी TIL के साथ। तो इस डील के अंदर MSC ग्रुप केरला के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विजहिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट में सीधा 49% स्टेक एक्वायर कर रहा है। अब ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है। 1.4 बिलियन डॉलर्स की डील सिग्नल दे रही है कि विजहिंजम पोर्ट की वैल्यूएशन और फ्यूचर कैश फ्लोज को लेकर ग्लोबल लेवल्स पर इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। ऐसी फंडामेंटल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को डिफाइन करती है। मार्केट को भी ये डील बहुत पसंद आई और इस न्यूज फ्लैश के होते ही अडानी पोर्ट्स का स्टॉक काफी पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्लोज हुआ करीब 1.9% ऊपर। अब चलते हैं थोड़ा रियल एस्टेट स्पेस में, जहां गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आज अपना फुटप्रिंट और भी बड़ा कर लिया है। कंपनी ने स्ट्रिक्टली बिजनेस मोड में आते हुए साउथ चेन्नई में एक मैसिव 47 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया है। गोदरेज की मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि इस अकेले प्रोजेक्ट से उन्हें लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है। अब रियल एस्टेट स्टॉक्स में पूरी कहानी लैंड बैंक की नहीं होती। जब भी कोई रेप्यूटेड कंपनी इतने बड़े स्केल पर जमीन एक्वायर करती है, वो एसेंशियली अपनी फ्यूचर अर्निंग्स की पाइपलाइन को सिक्योर कर रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली इसी चीज को ट्रैक करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में हर बड़ी डील स्टॉक के ऊपर नहीं ली जा सकती। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल आज हमें जेनस पावर के स्टॉक में देखने को मिला है। आज स्टॉक ट्रेड होते ही अचानक से 10% तक इंट्राडे गिरा था और -5%, -5.78% पर क्लोज हुआ। इस हैवी फॉल का रीजन था एक मैसिव ब्लॉक डील। आज मार्केट में करीब 268 करोड़ की ब्लॉक डील हुई जिसमें कंपनी का 2.9% इक्विटी स्टेक एक्सचेंज हुआ। अब जब इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ मार्केट में बिकने आएगी तो ऑब्वियसली सप्लाई अचानक से बढ़ेगा और चार्ट पर प्राइस एक सीवियर डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसी नेगेटिव शॉक को बैलेंस करने के लिए ग्रीन एनर्जी स्पेस में वारी एनर्जीज ने एक बहुत ही पॉजिटिव एंट्री की। वारी ने आज एक नया इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है जिसके अंदर वो 236.2 मेगावाट्स के सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने वाले हैं। अब जब किसी इंडियन कंपनीज को ऐसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है, जिसे मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता ही है। तो समरी यह है कि आज कॉर्पोरेट लेवल पर हजारों करोड़ों के हाथ बदले हैं, लेकिन इन सब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के ऊपर एक बड़ा अम्ब्रेला है, एक बड़ी छतरी है, हमारे मैक्रो फैक्टर्स, जैसे कि मौसम की जो मार पड़ी हुई है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो साइलेंटली शांति से पूरे इकोनॉमी को, मार्केट के फाउंडेशन को हिला रहा है। आगे देखते हैं कि ये मैक्रो फैक्टर्स हमारे कल के मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है।
तो दोस्तों अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सेगमेंट पर, यानी हमारे मैक्रो फैक्टर्स। देखिए, हमने अलग अलग कंपनीज और स्टॉक्स की डिटेल्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन मार्केट कभी भी हवा में नहीं चलता। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर हमेशा ब्रॉड इकोनॉमी को ट्रैक करता है, क्योंकि वही मार्केट का अल्टीमेट ट्रेंड सेट करता है। और आज ऐसे ही दो मैक्रो फैक्टर्स सामने आए हैं जो आने वाले हफ्तों में हमारे ट्रेड्स को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब पहला और सबसे बड़ा जो साइलेंट थ्रेट है वो है हमारा वेदर, हमारा क्लाइमेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आप सबने ग्राउंड लेवल पर नोटिस किया ही होगा कि इस साल हीट वेव्स और पानी की खपत ने कितना बुरा हाल किया हुआ है। अब इसका स्टॉक मार्केट से लेना देना और कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। इस एक्सट्रीम मौसम की वजह से Q1 यानी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। बड़ी बड़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का काम थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। इसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि एनालिस्ट अभी से वार्निंग बेल्स बजा रहे हैं। सीमेंट वॉल्यूम्स पर एक सीवियर प्रेशर बन गया है और उनकी ग्रोथ गिरकर बस 4-5% के स्लगिश पेस पर आकर अटक गया है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले अर्निंग सीजन में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स का रिजल्ट्स मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर्स हमें इन पॉकेट्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ डेंजर है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। वो है ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट से। पिछले कुछ दिनों से यूएस और ईरान की टेंशन को लेकर मार्केट में डर था कि ऑयल के प्राइस अचानक से शूट अप ना हो जाए फिर से, लेकिन फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रिस्क थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा और सॉलिड कंफर्मेशन तब आया जब मॉर्गन स्टैनली ने पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार अपने ग्लोबल ऑयल फोरकास्ट को कट कर दिया। अब ये हमारे लिए इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इंडिया अपना मैक्सिमम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल सस्ता होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है और हमारे एफएमसीजी से लेकर पेंट सेक्टर तक सबको डायरेक्ट कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। ये हम सबको पता ही है। अब ये सस्ता क्रूड ऑयल हमारे मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा कुशन बन सकता है जो हमें किसी ड्रास्टिक ग्लोबल क्रैश से भी बचा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मार्केट रिकैप। एक तरफ मंथली एक्सपायरी का हैवी अनवाइंड और आईटी का प्रेशर, तो दूसरी तरफ दिल्ली का ये पेट्रोल बैन और ईवी स्टॉक्स में ये तेजी। अब कल के लिए हमारा गेम प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चार्ट पर 23,800 का जो क्रूशियल सपोर्ट है उसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो शायद एक वीकनेस आ सकती है। तो ये 23,800 का जो लेवल है वो क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।